सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर पूरी रात का जागा हुआ हूँ और कोई मैंने पार्टी नहीं की, कोई मैंने इम्तिहान की तैयारी नहीं थी करनी। आंधी आ गई थी सर, तो फिर आपको पता है कि ऐसे में जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि फिर लाइट सारी रात नहीं आएगी। तो मैं जाग के आपके सामने आ गया हूँ। ये देखें सर, आपकी सर जमहूरियत की खातिर जो कुर्बानियाँ सर, उनके अंदर ये मजीद एक ऐड कर लेते हैं लिस्ट में सर कि आप सो ही नहीं सके। आपको ये टेंशन थी इतनी कि जी बिजली के मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं इस तमाम मुल्क के अंदर के बारिश होती है, हालांकि हल्की बारिश नहीं हुई, तेज़ बारिश हुई है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन पूरे शहर में सर बत्ती जो थी वो तकरीबन कुछ 10-11 घंटे के लिए ख़त्म हो चुकी थी। जी बिल्कुल, और ठीक है तेज़ थी लेकिन हल्की भी होती, तो प्रोटोकॉल तो वही है, प्रोटोकॉल वही कि बत्ती बंद करो। सर ये मुझे लगता है सर हुकूमत वालों को ना अभी तक लगता है कि अवाम जो है ना वो बेवकूफ़ी के अंदर मुब्तला है कि आप बारिश हल्की से होए यार बत्ती बंद कर दो, अजम्पशन यही है यार कि पीछे ग्रिड में कोई मसला हुआ होगा। हालांकि सर ग्रिड जो है जब इन्होंने इंपोर्ट की थी और लगाई थी तो जिस शख्स ने उसके साथ एक हैंडबुक भेजी हुई उसमें एक आखिरी सफ़े पे लिखा होगा कि यार इतना पानी तो ये बर्दाश्त कर लेती है। तो मेरा नहीं ख्याल से दुनिया भर के अंदर जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो जाती है, वरना तो दुनिया जो है सर वो बड़ी अनप्रोडक्टिव किस्म की चीज़ बन जाए। सर यकीनन इसके अलावा देखें ना कि हुकूमत को ये बहुत ज़्यादा शौक है कि अवाम ना ख़राब ना हो जाए, उनकी आदतें ख़राब ना हो जाए। कभी थिएटर बंद करते हैं, कभी फिल्म सेंसर करते हैं। इसी तरह ये होता है कि जी अब बारिश हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया ना, क्यों चाहिए आपको बिजली? आप मतलब सोएं अब बगैर पंखे के, आप सोएं या बाहर निकले, आप इंजॉय करें मौसम जो हमने आपको दिया। हालांकि ये तो कुदरती चीज़ है कि बेसिकली बारिश हो गई, और ऐसे भी नहीं था कि सर कि बारिश अब होती है तो ओ बारिश हो गई। ये तो मेट डिपार्टमेंट और बाकी जगहों के ऊपर पूरा हफ्ता एक तफसीली बात हुई थी कि जी हीट वेव का अंदर एक ब्रेक आ रही है बारिशों के ज़रिए, और वो पंजाब के इलाकों में भी होगी, वो शायद सिंध के इलाकों में भी होगी। वो एक ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन थी। तो उससे पहले आप अपने ग्रिड स्टेशन के पास जाएं और उसको हल्का सा लोचू पोचू करें कि जी भाई थोड़ी बारिश आ रही है तो टेंशन ही लेनी, तुमने अपना काम करते रहना। सर ग्रिड स्टेशन भी सर एक जीती जागती चीज़ है जिसको आपने जाके ना थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से हैंडल करना होता है। ये क्या बात हुई कि जी उसको आप एक काम करें यार बंद हो जाना, तो डर के ना बंद हो जाना। सर ये देखिए मामलात ऐसे नहीं चल सकते, आपने हर चीज़ को अब आपने डट के जाना आगे, इज्तिमाई तौर पर यकसुई से करना है। बिल्कुल सर, देखिए ना कि आपकी इकोनॉमी का बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आपको रात को कंप्यूटर रनिंग रखने होते हैं, तो यहाँ पर जो है सिर्फ लोगों को एसी में सोने के लिए बिजली नहीं चाहिए होती, काम भी करना होता है। फिर इसी तरह अगर आप देखें ना कि हुकूमत की अप्रोच क्या है इस सारी चीज़ों को लेकर, अभी जिन 3 डिस्कोस की बात हो रही है प्राइवेटाइज करने की, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, तीनों का जो रिकवरी रेट है वो 98% से ऊपर है। अच्छा, जो जिनकी रिकवरी ठीक नहीं है उनको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा जब मुतलका लोगों से कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जब हम जिनकी रिकवरी अच्छी है उनको लोग प्राइवेट इन्वेस्टर लेना चाहता है, जिनकी रिकवरी नहीं अच्छी उनको नहीं लेना चाहता, तो जिनकी अच्छी है हम उनको दे रहे हैं। तो मैंने कहा जिनकी वैसे ही अच्छी है उसकी वजह से तो हुकूमत कमा रही है, उसको देने का फ़ायदा क्या? उन्होंने कहा जी जब वो हम देंगे तो फिर वो इनकरेज होंगे कि अच्छा हम ख़राब रिकवरी वाले भी ले लेते हैं। वाह सर, ये ज़बरदस्त किसी ने बैठ के थ्योरी खोली है सर। इसका मुझे ना सिर पैर भी नहीं समझ आ रहा कि किस किस्म की चीज़ है। तो फिर तो इस तरह आप ऐसे करें कि जी जो PIA के ऊपर बातें होती हैं सारी कि जी उसको प्राइवेटाइज करना है, आप अपनी को ज़बरदस्त चलती फिरती चीज़ जो है ना उसको आप बेचें जो ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड हो, और आप बल्कि किसी प्राइवेट को कहें कि यार आप तो मजीद प्राइवेट हो जाओ, जिससे इससे PIA इंकरेज होगा कि इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर रहेगा। ये सी बात हुई सर। यकीनन सर। फिर दूसरा आप ये देखें ना कि इनको ये तो बड़ा ख्याल है कि जी जो लॉस में जा रहा है डिस्को वो कोई नहीं लेगा जब तक हम प्रॉफिट वाले नहीं बेचेंगे। जो सबसे बड़ा मसला है कि एक आपका डिस्को ऐसा है जो कि ऑलरेडी बहुत सालों से प्राइवेटाइज या सेमी प्राइवेट, उसको आप कुछ भी कह लें, जो के इलेक्ट्रिक है, उसके मसले आज तक नहीं सॉल्व हो रहे। उसने तो मिसाली इदारा बन के दिखाना था, वो एक दफ़ा मिसाली इदारा बन जाता है तो इधर आपके सारे डिस्कोस के मसले ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर लिटिगेशन ही नहीं ख़त्म हो रही, मतलब। और बहुत अफसरदा बात जो है वो ये है कि उसमें ख़ास तौर पे एक कंपनी ऐसी है जो कि बाहर की कंपनी है, मतलब यहाँ पे अगर लोकल होते और उसमें लिटिगेशन में मामला होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो बाहर की कंपनी है, जाहिर है सर वो मुल्क जो है हमारा भाई मुल्क है, हमारा मोहसिन मुल्क है,
तो बड़ा ही ये सेंसिटिव मामला है। हम चाहते हैं कि सब पार्टियों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफगार्ड हों। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ज्यादती हो, लेकिन इसमें सरकार को, रियासत को अंदर आके अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर वो ये अप्रोच लेंगे कि जी बस ठीक है चल रहा है ना केस, देख लेंगे। अब वो केस तो इनका केमन आइलैंड्स में भी चला था मेरे ख्याल में, तो वहां पर उसका एक फैसला भी आ गया था, वो फैसला भी यहाँ पे मानने से इनकार कर दिया गया। अब यहाँ पे जब तक ये मसला रहेगा कि जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कंट्रोल है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर का कंट्रोल नहीं है और रियासत बीच में से गायब है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो 3 प्रॉफिटेबल आप डिस्कोज हैं ये भी बेच के देख लें। जब लोगों को, इन्वेस्टर को ये लगता है ना कि यार लोचे वाली जमीन है, वो फिर इसमें नहीं आएगा। सर आपने बिल्कुल सही बताया सर। देखिए आपने कहा सर इसने बनना था मिसाली इदारा, ये मसाली इदारा बन चुका है, थोड़ा इसके अंदर टिंज आ गई, टेंगी हुआ है सर ये, और इसको रिजॉल्व करने की बड़ी सख्त जरूरत है सर। वो देखिए कभी कभार जब हांडी हांडी बना रहे होते हैं आप सर, उसके अंदर सर एक आप ऐसी चीज अगर डाल दें जिससे उस सारे का जो टेस्ट है वो तब्दील हो जाए, हालांकि मेजोरिटी कुछ और है, तो फिर वो चीज वो नहीं रहती। इसके अंदर एग्जैक्टली ये हो रहा है। मतलब एनालॉजी मैंने जरा थोड़ी क्रैश इस्तेमाल की, बट जरूरत थी इस चीज की। अब देखिए आ जाए इसके अंदर के के इलेक्ट्रिक क्या बेचता है। के इलेक्ट्रिक बेसिकली अवाम तक, कराची के अवाम तक बिजली फराहम करता है। यहाँ पे ऐसे तो नहीं है ना कि वो बैठ के बिस्कुट बांट रहे किसी को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिजली जो है बड़ा एक संजीदा चीज़ होती है, उससे लोगों का रोजगार मुंसलिक है, लोगों का लाइफस्टाइल मुंसलिक है, लोगों का भी ह्यूमन राइट्स में शामिल है, हेल्थ इसके अंदर मुंसलिक है। तो उसके अंदर आप इस किस्म का खिलवाड़ जो है वो अगर करें, और या तो देखें ना हो कि जी इस तरह चल रहा है लेकिन चल बेहतरीन रहा है। अब मसले 2 फोल्ड है। एक तो आपने शेयर होल्डिंग वाली चीज़ जैसे आपने बयान कर दी, लेकिन चल भी तो नहीं रहा ना। आपने जो अकलीती शेयर होल्डर्स हैं उनकी बेसिस पे उनसे करवा के आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है बहुत सारी कंपनीज चलाने का, जो एक डोमेस्टिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जिनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी और जगह इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि कोई बाहर का करने को तैयार नहीं, जो कि हमारा कोई लोकल इन्वेस्टर करने को तैयार नहीं, तो उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है ही पाकिस्तान में। एक तो ये बहुत मुस्बत बात है जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। दूसरा, उनके पास एक बड़ा अच्छा मतलब टर्न की शॉर्ट टर्म इसको रिजुवनेट करने का प्लान मौजूद है, जिसको वो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि सर बात आ जाती है फिर जाके ईगो पे कि जी हम तब बैठे हुए, कब्जा हमारा है और हम जो है इसको चलाएंगे और हम ठीक करके देंगे। देखिए आपसे ठीक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सर वो वाली स्ट्रेटजी है जो हमारी हुकूमत ने इख्तियार की हुई है बहुत सारे शोबों के अंदर। वो आपका हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, बिजली इटसेल्फ हो जाए, वो इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट्स हो जाए, उसके अंदर भी यही है जी कि देखिए हम ट्राई कर रहे हैं और जब हम ठीक कर लेंगे ना फिर आपकी सारी बातें हम चुप करा देंगे। मसला ये कि ट्राई करने की भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्रिकेट में होती है जी ट्राई बॉल, वो भी एक ही होती है। उसके बाद अगर आप आउट होते हैं तो आप आउट हो जाते हैं, आप घर जाके बैठे जाके। यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं, यहाँ पे ट्राई बॉलें चली जा रही हैं देखें। और उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि एक अवाम ओवर बिलिंग से लेके लोड शेडिंग से लेके आपकी जो अजीबो गरीब किस्म की जो चार्जेस हैं वो सफ़र कर रही है। और सर किसी घर का, किसी शख्स का जो मेहनती आदमी है, जो कि एक सैलरी क्लास हो जाए, लेबर क्लास हो जाए, कोई भी हो जाए, उसका अगर घर का बजट इस चीज़ से आउट हो जाए ना, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो आपस में ना कुछ लगा हुआ उनका सिस्टम, तो ये बहुत बड़ी जाती है, ये बहुत बड़ी जाती है। अच्छा जाहिर है वो टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कराची से होती है। अच्छा इसमें जाहिर है लोग कहते हैं कि जी पोर्ट सिटी है तो जाहिर है ऐसे ही होगा, उसमें कराची का कमाल तो नहीं है। लेकिन वो बात ठीक है, पोर्ट सिटी है उसकी वजह से भी होती होगी, लेकिन कौन सा पाकिस्तानी इदारा ऐसा है जिसका हेड ऑफिस कराची ना हो? ठीक है, अब अगेन वैसे तो बेसिक ह्यूमन राइट्स में शामिल है, आप किसी भी शहर के बल्कि किसी भी गांव के किसी भी शख्स को बिजली से महरूम नहीं कर सकते, महरूम सॉरी। लेकिन कराची के अंदर इतनी लोड शेडिंग होना जो है ना वो बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाएगी आपकी टैक्स कलेक्शन के अंदर भी। एक तरफ पूरा मसला ही ये बना हुआ है कि जी पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन नहीं होती, टैक्स कलेक्शन ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाए। दूसरी तरफ लोड शेडिंग चल रही है, जिस तरह से हमने शुरू में बात की कि पत्ता हिल जाए तो बत्ती चली जाती है, तो इस तरह से तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की भी नहीं करेगा। और सर देखें दूसरा, कराची की जो सिविल इंतजामिया है, जो उनकी मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको भी थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ देखनी चाहिए कि देखें सर हमने ये तो बात देख ली पंजाब के अंदर कि पंजाब के अंदर वॉट एवर रीज़न जो है नून लीग को बड़ी हिट पड़ी है और वो पड़ी है तरीके इंसाफ से। ये बात क्लियर है, इस बात को रिफ्यूट कोई नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं करते। सिंध के अंदर अभी तक पीपल्स पार्टी का एक होल्ड है। ये देखिए एक बहुत पोलिटिसाइज्ड किस्म का इशू है, क्योंकि ये डायरेक्टली अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके अंदर इसकी बात हो रही है। वो करना होता है हुकूमत ने, और इदारों से आपने लिएज़ करके करना होता है, प्राइवेट इदारों से भी करना होता है। अब
देखिए, अगर तो पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि जी ऐसे ही चलता रहेगा, के इलेक्ट्रिक ऐसे ही करती रहेगी और आवाम जो है वोट भी हमें देती रहेगी, तो ऐसे नहीं होगा। अभी देखें, पानी वाले मामला जो हैं, पानी वाले मसाइल जो हैं, उनसे तो हम एक लिहाज से अलहदा हो चुके हैं कि वो उसके ऊपर बात नहीं हो रही। उसने भी बहुत बड़ा डेंट डालना था। तो मेरा तो अपना ख्याल है सर, पानी ने डेफिनेटली डेंट डालना था, लेकिन वो ज़रा आपकी देहाती इलाका जो है उसके अंदर भी उसका आपका वोट बैंक गिरना था। ये तो शहरी इलाका है। इस शहरी इलाके के अंदर आपके ख्याल में विदाउट आपका रोड नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क और ऑन टॉप ऑफ दैट बिजली के मसाइल जो हैं, अगर आप डाल देंगे तो आपको लगता है आपको वोट मिलेगा? मैं तो हैरान हूँ कि जी यहाँ वहाँ पे जी इलेक्ट्रिक बसों की बातें हो रही हैं, वहाँ पे ये बात क्यों नहीं सियासतदान बीच में पढ़ के इस चीज़ को रिजॉल्व करवाते? सर, आपने बड़े अच्छे आइडेंटिफाई किया बात। उसकी वजह ये है कि अभी तक सिंध के अंदर या कराची के अंदर, ख़ासतौर पे कराची के अंदर, जो भी मसले होते थे पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू गेट अवे विद इट। उसकी वजह ये है कि जी नेशनल असेंबली में किसी और पार्टी को सीटें मिली हुई हैं, प्रोविंशियल में किसी और को मिली हुई हैं, बल्दियात में कोई और बैठा हुआ है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादती हुई, ये हम सब इसमें शरीक हैं, ये बड़ी जानबूझ के की गई कराची के साथ, लेकिन अब जाके ये मसला ख़त्म हो गया है। सो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी याद रखे कि वही हैं और अब के बार जिम्मेदारी उन पर आयद भी होगी। सो अब अगर वो नहीं करते तो वाकई वोट बैंक को बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। बिल्कुल। और सर अगेन हमारी प्ली ये है कि ये उस किस्म का ना कॉर्पोरेट मामला नहीं है जिसके अंदर जी कोई 2-3 शेयर होल्डर जो हैं वो बैठ के अपनी ना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बोर्ड पे कौन आएगा और बोर्ड पे आके फिर हम ये जो है हम मतलब मॉनेटरी गेन कैसे। ये मॉनेटरी गेन वाली बात तो रही नहीं। लेकिन प्राइवेटाइज तो आप जैसे आपने कहा नीम प्राइवेटाइजेशन तो उसके अंदर बहुत देर पहले हो चुकी थी और वो अच्छा भी चल रहा था। प्रॉब्लम इज़ कि अब की बारी जो जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर वो वाकई में है कि कराची के अवाम को बिजली फराहम सही तरह से की जाए, क्योंकि वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसके अंदर की जी उनका एंगल बड़ा डिफरेंट है। वो आके ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसी ना किसी ने बात की है ना। मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग इस ख्याल के मालिक हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि SIFC भी अगर इसमें बीच में आके इसको रिजॉल्व करवाए ना तो चले ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि है मामला सेंसिटिव, क्योंकि हमारा एक कंपनी ऐसी इन्वॉल्व है जो ब्रादर मुल्क की कंपनी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये शायद उसमें नहीं आना चाहते मसले में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से चाहिए ना। मतलब अगर पूरी दुनिया का इन्वेस्टर ये देख रहा है कि यहाँ पर एक इदारे की प्राइवेटाइजेशन में मसला चल रहा है तो वो क्यों आएगा अपना कैपिटल लेके। सो इसके अंदर रियासत को हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसके अंदर आएँ और इस मसले को रिजॉल्व करवाएं एमिकेबली। बिल्कुल एमिकेबली। सर आगे चलते हैं सर। सर जो हमारा इस वक्त बॉर्डर पे टेंशंस इंडिया पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो थोड़े से सर जो जंगी बादल जो थे वो इकट्ठे हुए थे, उनमें थोड़ा सा सर ठहराव है, थोड़े से बादल जो सबसाइड किए हैं। और इस वक्त तक अभी तक जब हम ये एपिसोड कर रहे हैं तो अमन व अमान की सूरत जो है थोड़ी सी पैदा हुई हुई है। आया LOC के ऊपर अभी 20 स्कर्मिशेस जो हैं उनका सिलसिला जारी है और वो भी उनमें भी रुकावट आनी चाहिए। तो सर वो ऐसे कि आपकी जो अमरीकी हमारे दोस्त हैं जो दोनों तरफ से नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, तो दोनों ने अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू एक पैगाम पहुंचाया। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर जो उन्होंने 3 नुकात पे जो मबनी था उसके ऊपर 2 चीज़ें तो हम पहले कर चुके थे। इसमें जी कॉन्डमनेशन थी और तीसरी चीज़ थी कि जी आपने इसके अंदर कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें अगर वो इल्ज़ाम कर रहे हैं आपके ऊपर। वो दोनों चीज़ों पे तो हम पहले राजी हैं। बीच वाला जो इसका पोर्शन था वो ये था कि जो दहशतगर्द हैं उनको आप रेडिकेट करें यहाँ से। वो तो देखें ना एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, उसके अंदर तो हमें शायद पाकिस्तान की सरजमीन से भी होगा वो, लेकिन उसके अंदर हमें बैनुल-अक़वामी हेल्प भी अगर उसके अंदर चाहिए हो तो वो उसके लिए पाकिस्तान तो रेडी है। पाकिस्तान तो एक 1 पेज पे सारी तमाम लोग हैं कि जी आप दहशतगर्दी से हमने निपटना है, ख़त्म करना है उसको। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर आप हमसाया मुल्क की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे सर उनका एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है कि जो उनकी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब जो हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं। वो भी कह रहे हैं जी कि अगर कोई जवाब दे ना आप कुछ करें यहाँ बैठ के। वो तो देखें किसी इस एंगल से नहीं कर रहे कि चाहते हो कि जी बैक में जंग में बड़ा मजा आएगा। वो तो इस एंगल से कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े कि वो उनको हुकूमत जो है और अवाम जो है वो कहें जी कि जंग करें और वो नहीं ना कर पाए तो उनका वोट बैंक बड़ा लूज होता है इससे। तो ये सर सारा एक सियासी मामला क्रिएट हो गया जिसके अंदर अब बाकायदा तौर पर अमरीका पढ़ के उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ को आप एमिकली रिजॉल्व करें। बिल्कुल सर। और वो देखें कि हमने पिछले हफ्ते भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया का मसला जो है ना वो बड़ा डीप है। और वो डीप इस वजह से है कि अगर तो उनकी हुकूमत हेट मॉन्गरिंग कर रही होती, वॉर ट्रिगरिंग कर रही होती तो वो कोई बात नहीं थी। उसकी वजह ये है कि चलो ठीक है अभी हुकूमत अच्छी नहीं है, 4 साल बाद अच्छी वाली आ जाएगी, अब 8 साल बाद बेहतर आ जाएगी।
वहाँ पर तो मसला ये है कि मुझे तो पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ ऐसे लग रहा है कि उनकी जो हुकूमत है वो जंग नहीं करना चाहती। उनकी आवाम उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है कि करो जंग। तो ये बड़ा मसला है कि अगर आपकी सोसाइटल आपका इशू आ गया ना तो वो दूर करना जो है वो बहुत देर लगती है, उसमें बहुत मुश्किल काम होता है, बजाय कि हुकूमत तो रिप्लेस हो जाती है इलेक्शन में। सो ये हुकूमत को, ये इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें हम हमेशा से समझते थे कि इंडिया क्योंकि अब तरक्की कर रहा है तो उनको तो इस बात का हमारे से ज़्यादा इदराक होना चाहिए था कि जी अगर जंग होती है या जंग के सिर्फ बादल ही आप जैसे कहते हैं मंडलाते रहते हैं तो इट्स बैड फॉर बिजनेस। और अब यही हो रहा है कि इंडिया को बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। सर बहुत सफ़र करना पड़ा है। इनफैक्ट इसके ऊपर हमारी एक और खबर भी हमारे पास है, वो भी मैं शुरू कर लेते हैं, अगर जरा आगे गई तो ब्रेक के बाद भी डिस्कस करेंगे कि जो एयर इंडिया है, जो कि इंडियन एक सरकारी एयरलाइन होती थी, फिर टाटा ग्रुप ने उसको ख़रीद के उसके अंदर इंजेक्शन की और प्राइवेटाइज उसको सक्सेसफुली किया, और उस प्राइवेटाइजेशन में कई साल लगे थे, मतलब अपवर्ड्स ऑफ आई थिंक 10 ईयर्स लगे थे उसको बाकायदा और प्राइवेटाइज करने के। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से प्ले की कि जी अगर तो ये पाकिस्तानी एयर स्पेस बैन जो है ये रहता है तकरीबन 1 साल, उस हर साल का इस एयरलाइन को लॉस है $600 मिलियन। वो कहते हैं आप हमें एक सब्सिडी मॉडल जो है वो देंगे, जो प्रपोज हमने किया है कि जो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक हिट है हमारी उसको आप कॉम्पनसेट करेंगे हमें, विच अमाउंट्स टू अराउंड अबाउट सर 50 बिलियन INR, जो कि बनता है $591 मिलियन। तो वो कह रहे हैं आप हमें सब्सिडाइज करें। वो ये भी कह रहे हैं जी कि हमने प्राइवेटाइज तो कर लिया इस एयरलाइन को, अलबत्ता टाटा ग्रुप खुद कहता है कि जी हमारा 2023-24 का जो साल था उसके अंदर हालांकि हमारी सेल्स जो थी वो थी $4.6 बिलियन, लेकिन हमें $520 मिलियन का नुकसान हुआ है 23-24 में, क्योंकि हमने जो जहाज की फ्लीट ऐड करनी थी बोइंग और एयरबस वो आई नहीं अभी हमारे पास। तो एक तो सर इसके अंदर ये एंगल आ गया कि प्राइवेटाइज करने के बाद भी बड़े मसले होते हैं एयरलाइन के अंदर, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जंगी सूरत क्रिएट करने की बुनियाद पे अगर ये जो लॉस हिट करेगा एयर इंडिया लेगा तो उसके ऊपर $600 मिलियन पर ईयर उन्होंने हुकूमत से ऑलरेडी डिमांड कर ली है। ये एक लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी सर प्राइवेट कंपनीज भी अब कह रही हैं जी कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है इस सारी चीज़ की और वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो ये भी सर एक प्रेशर आ जाते हैं ऊपर। सर आपके पॉइंट लेने से पहले सर यहाँ पे जाने हमने ब्रेक के ऊपर से ब्रेक लेते हैं आपके पॉइंट से। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले एयर इंडिया की बात हो रही थी कि उन्होंने भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि जी हमें जो एक फाइनेंशियल लॉस होएगा हर साल लगभग $600 मिलियन का, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। सर इसकी देखा दाखी और प्राइवेट कंपनीज अगर उनको भी इस किस्म का नुकसान फेस होता है, पाकिस्तानी पॉलिसी तो एयर स्पेस की जो थी बंदिश की, वो इंडियन पॉलिसी एयर स्पेस बंदिश की, लेकिन हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उनको तो लास्ट टाइम भी जब 2019 में सारा कुछ हुआ था तो उनको भी तकरीबन 650 to 700 करोड़ का नुकसान जो था वो तो तब का बताया, हालांकि वो छोटा स्टेंट था। तो ये तो एक्सपेक्टेशन एयर इंडिया की 1 साल चलेगा। जी बिल्कुल सर, मुझे इसी वजह से ये बहुत खुशगुमानी है कि शायद जंग नहीं होगी, इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल। और उसकी वजह जैसे आपने बताया कि अमेरिका और चाइना ने भी स्टेप इन किया है इसके अंदर, वो भी एक प्रेशर है। और दूसरी चीज़ जो इंटरनल प्रेशर इंडिया फेस करेगा, यहाँ पर ना बार बार बात ये हो रही है कि जी वो मोदी साहब जो हैं वो अपनी क्योंकि पॉलिटिकली बहुत लूज़ करेंगे, क्योंकि अवाम उनके चाह रहे हैं कि जो जंग की जाए, और वो अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा इलेक्शंस में या उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में। मुझे तो लगता है कि अगेन मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हम तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो शायद ये नुकसान उनको लेना पड़ेगा बिहाइंड क्लोज डोर्स। इंडिया में ये ज़रूर बात जो उनका आला हुक्मरान तबका है ये हो रही होगी कि जी मोदी साहब आपकी 3 टर्म्स तो हो चुकी हैं, तो आप पार्टी तो बरकरार रहेगी, आप अगर चौथी टर्म नहीं भी होती तो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग लाइन में हैं। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है। सर ये जो है ना, अब ये कैपिटलिस्ट जो एक आपका वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, इसमें अब जो मार्केट है ना वो डिटरमिन करती है ज़्यादा चीज़ें। अब नाउ मार्केट इज़ बिगर देन कंट्रीज, मार्केट इज़ बिगर देन एवरीथिंग। सो अगर मार्केट ख़राब हो रही है ना, और ये जंग में सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है इंसानी जानों का जो ज़िया होता है उसके लिए हमें ज़्यादा दुख होना चाहिए, लेकिन अब जो मार्केट है ना वो उसको भी इतना नहीं देखती। मार्केट इसको देखती है कि कारोबार में क्या चल रहा है। तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि इंडिया जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो ये हिट लेंगे, और जंग मुझे होती दिखाई नहीं देती। अल्लाह करे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ऐसे ही हो। सर आपकी बात से लग रही सच है। दूसरा आप ये देख लें कि ये कितनी एक
कॉन्ट्रास्ट है कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री जो है वो यही है कि दीगर मुल्कों में मुदाखलत जब करते हैं और वो जंगी सूरत हाल में करते हैं, तो इस दफ़ा वो सालसी का एक रोल इख्तियार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे रीजन में जहाँ पे उनको पता है कि ये दोनों बड़ी डेंजरस मामला हो सकते हैं। एक तो ये वजह, दूसरा ज़्यादा बड़ी वजह जो आपने बात की वो ये है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आया भी है तो उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर करने का फैसला किया, और वो भी ट्रेड वॉर जो है वो अभी ऑन गोइंग इस तरह से है कि थोड़ा वो कम कर रहे हैं, थोड़ा वो कम कर देंगे, थोड़ा वो ज़्यादा, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स प्ले आउट कर रही हैं। तो जब अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो सालसी का अपना किरदार जो है वो सरंजाम दे रही है, तो उसके अंदर फिर बाकी दुनिया विल हैव टू फॉलो सूट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जी अब जंग जो है वो तो इस चीज़ की जी कि आप अपना ज़रा बताएं कि आपके पास 600 बिलियन पड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर, अच्छा कि हमारे पास 300 पड़ा हुआ है, तो ये 300 का जो डिफरेंशियल है उसके अंदर अब क्या कर रहे हैं, इसको हम कैसे 600 पे लेके जाए, ये अब अगली सारी वॉर है इस चीज़ की, और वो मतलब वॉर भी नहीं है, वो ट्रेड वॉर। बिल्कुल। और चाइना देखें ना कि मतलब इस वक्त सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तो है ही है। आज अगर चाइना अपने RMB को रीवैल्यूएट करवाए तो वो शायद अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ऐसे मौके पे चाइना अफोर्ड नहीं करता कि उसके खित्ते में एक जंग चल रही है। सो जंग जो है ना वो अमेरिका को भी सूट नहीं करती, वो चाइना को भी सूट नहीं करती, वो पाकिस्तान को भी सूट नहीं करती, और वो इंडिया को भी सूट नहीं करती। सो मेरा अगेन ख्याल और दुआ दोनों यही है कि हम इस जंग से बच पाएं। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं सर। हमारे पास और भी खबरें हैं, तो सर ये खबर सर आपने मुझे भेजी थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सर कि जेलों में लाइब्रेरियां कायम, किताब पढ़ने वालों पर इनाम मिलेगा। सर ये बहुत अच्छी बात है कि जो जेल्स हैं उनके अंदर लाइब्रेरीज होनी चाहिए। किताबें जो हैं वो बल्कि हमें बताएं कि किस किस जेल में कितनी किताबों की ज़रूरत है, हम सब डोनेट करना चाहेंगे। लोग जो हैं जेलों में बैठ के, हमने देखा है पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी, कि लोग इम्तिहान पास कर लेते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास एक डिग्री एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा मतलब डिग्रीज तो चले एक सानवी बात है, एक शख्स अगर इल्म हासिल करना चाहता है और वो उसके पास वहाँ पर मौका है, वक्त है, तो क्यों नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका उससे जो विजन ब्रॉड होता है। इसमें जो एक बस थोड़ा सा मेरा जो ख्याल है कि जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि इस पर एक बाकायदा कमेटी बने और जो कि ये फैसला करे कि कौन सी कुतुब वहाँ पर होंगी और कौन सी नहीं होंगी। अब जिस तरह इसमें एक लिस्ट लिखी हुई है कि जी मतलब किस तरह की वहाँ पर जो है वो लोग शायद मजहबी कुतुब का ज़्यादा मुतालिया कर रहे हैं और दूसरी का कम कर रहे हैं, उसमें यही है ना कि मतलब जी साइंस किस किस्म की होगी। मतलब वो कोई इतनी पुरानी किताबें तो वहाँ पे नहीं है जो कि अब थ्योरीज ही रिफ्यूट हो चुकी हों। इसी तरह मतलब वहाँ पर कोई लतीफ़ किस्म की किताबें हैं या नहीं है, मतलब वहाँ पर जो है शफीकुर रहमान साहब पढ़े हुए हैं कि नहीं, यूसरी साहब पढ़े हुए हैं या नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब मतलब जेल में मेरे तो अजम्पशन यही है कि बड़ा एक डिप्रेसिंग माहौल होता होगा, तो उसमें अगर एक शख्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, वो थोड़ा सा मुस्कुरा ले, हंस ले, और होता क्या है मुस्कुराने और हंसने से आपकी जो उम्मीद है वो कायम रहती है, आपकी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत बढ़ती है, आपका शौक़ पैदा होता है कि अच्छा मैं गुड बिहेवियर करूँ, मैं जल्दी बाहर निकलूँ, मैं दोबारा उस वर्ल्ड में इंटीग्रेट करूँ। फिर ख़ास तौर पे जिस तरह मजहबी किताबों का यहाँ पे हवाला दिया गया है, तो वो उनको भी कोई कमेटी हो जो कहे कि ये किताब होगी और ये नहीं होगी। मतलब बड़ी अच्छी बात है मज़हब का मुतालिया करना, लेकिन यहाँ पे आपको पता है हर किस्म की इंटरप्रिटेशन हो चुकी है, तो उसमें कोई ऐसी किताब तो नहीं है जो कि हम नहीं चाहते कि माशरे में वो पढ़ाई जाए और वहाँ पर आ गई और लोग पढ़ रहे हैं, उससे किसी खुदा न खास्ता गलत नतीजे पे पहुँच रहे हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही है ना कि वहाँ पे अगर कोई बहिश्ती ज़ेवर पढ़ रहा है तो वो तो जिस दिन छूट के घर वापस आएगा वो तो अपनी बेगम से कोई अजीबोगरीब किस्म की डिमांड्स कर लेगा। सो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें कौन सी हैं, और आई होप कि इसके लिए कोई कमेटी कायम है। सर एक तो इसके अंदर सर ये बात कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सर वहाँ पे हिटलर की माइन काफ तो नहीं पड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है। दूसरी सर कमेटी ना बनाए सर, आपको पता है सर कमेटियाँ जब बन जाती हैं तो उसके अंदर बड़े मसले होते हैं, और सर खास तौर पर इस मौजू पे कि कौन सी जगह पे कौन सी किताब होनी चाहिए है, इसके ऊपर तो इत्तेफाक है इस मुल्क में कभी पैदा ही नहीं हो सकी। वो ना स्कूलों की हद तक हो चुकी, स्कूलों के करिकुलम की हद तक नहीं हो चुकी। बाकी हमारी जो अपनी लाइब्रेरियाँ चले जेल में छोड़ दें जो शहरों में मौजूद है, वहाँ पर तो दाखिले नहीं देते बहुत सारे लोगों को। आप मतलब जेलों में 100% करें इस चीज़ को। जेल में सर आपके पास सबसे ज़्यादा चीज़ है टाइम, उसको आपने कैसे काटना है उसके अंदर जाहिर है आप अपने आप को एजुकेट करें तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमने बाकी दीगर ममालिक में देखा है कि लोग जो हैं वो जेल जाते हैं तो बाहर बफ होकर के रॉक बन के आ जाते हैं। सर एक तो आप अगर जिम शिम भी इंट्रोड्यूस करें उसके अंदर, और किताबों का बिल्कुल आपने सही कहा कि कमेटीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर उस कमेटी मेंबर्स जो हैं
वो भी फिर बड़े एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम के होने चाहिए। जैसे आपने मजहबी कुतुब का बात किया, उसकी अपनी एक लोग होने चाहिए जो उस चीज़ के अंदर बात करें। लिटरेचर के ऊपर होने चाहिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस। अगर बनाए कमेटी तो फिर कमेटी इस तरह ना बना दे कि जी ये जो शख्स है ना, ये हमें पता है ये ब्यूरोक्रेट है, ये किताबें बड़े पढ़ती है, तो ये तो आपने नहीं करना, ये मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा। ये आपने साथ में जो निशानदेही कर दी है ना कि जेलों के अलावा लाइब्रेरीज़ की, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है कि एक तो यहाँ पर लाइब्रेरीज़ जो हैं बहुत कम है, दूसरा उनकी मेंबरशिप लेना बहुत मुश्किल है, तीसरा ख़ास तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पर ये बड़ा मसला होता है कि जी आप इस हाउसिंग सोसाइटी के रेजिडेंट नहीं है इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंबरशिप नहीं देनी। एक शख्स अगर पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें। एक तो ये कि मेंबरशिप में जो आप शुरू में फ़ीस पे करते हैं उसका वो इसीलिए होती है कि अगर आपको किताब लेके गायब हो गए हैं या आपने वो घुमा दी है तो वो उसकी बेसिकली आपकी सिक्योरिटी होती है, वो कट जाते हैं पैसे। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा चलें आपको फिर भी ये डर है कि यार हमें नहीं पता ये कहाँ रहता है, हम कैसे पकड़ेंगे इसको, तो आप उनको कहें कि जी आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको हम किताब घर नहीं ले जाने देंगे, लेकिन अगर आप अंदर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। तो पढ़ते रहें, बिल्कुल सर। तो दुनिया भर के अंदर जिस किस्म की लाइब्रेरी होती हैं वहाँ तो एक आर्काइवल कंटेंट भी होता है अखबारात का। मतलब आपने अगर रिसर्च करनी है और आपको यार 1976 का अखबार चाहिए, उस दिन क्या हुआ था इस शहर के अंदर, तो वहाँ पे मौजूद होता है। इस किस्म की आर्काइविंग हुई होती है और डिजिटाइज हो चुकी है अब तक वो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का माहौल तो क्रिएट कभी हुआ ही नहीं। सर आप लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं, सौरिया की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अखबारों के दफातर में गया हूँ आर्काइवल अखबार के चक्कर में। सर अखबारों के अपने रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं होंगे सर, बिल्कुल। क्यों वो कहते हैं जरूरत नहीं। हालांकि रिसर्च जितनी ज़बरदस्त उस तरीके से हो सकती है, मतलब आप एक मुल्क का माहौल उस दौर में क्या था उसको गेज कर सकते हैं उनके अखबारात पढ़ के, और यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस है। तो सर बड़ी वाइड स्प्रेड इशूज़ हैं। जेल वाली चीज़ बिल्कुल करें, थोड़े तरीके से करें, हम तो यही चाहते हैं। बात ये आप जाने से हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर ये केस है बेसिकली एक शख्स की जिन्होंने ड्राइविंग करते हुए कर्तव्य जो दिखाए, और उसके बाद ज़ाहिर है आजकल पुलिस और मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस बड़ी हरकत में आई हुई है और वो इस किस्म की चीज़ें करती नहीं। सईदुर्रहमान साहब हैं ये सर, और वो कौन है? सर डकी भाई उनका नाम सईदुर्रहमान उर्फ डकी। तो उर्फ डकी जो है सर, वो उन्होंने एक किसी हाईवे के ऊपर ये वीडियो जो है बनाई जिसके ऊपर वो गाड़ी के अंदर उनकी सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन थी, और उन्होंने वो ऑन करके, उनको सर नींद आ रही थी तो उन्होंने सर नींद पूरी करने का फैसला किया गाड़ी में, गाड़ी खूब चल रही थी। तो ये जब शाया होगी, वीडियो नशर होगी, तो उसके बाद हमारे जो दीगर एहलकार हैं मोटरवे पुलिस और हाईवे पुलिस की, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सर उन पर पर्चा हुआ और उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया, और उनको अब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवा ली। अब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल उन्होंने करवा ली लाहौर हाईकोर्ट जाके, और 5 तारीख तक उनकी बेल अभी तक है। लेकिन सर इसके अंदर से बहुत सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि फॉर द सेक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस जिस चीज़ पे कर रहे हैं वो इस चीज़ पे तो ना करें ना कि जी कि आप गाड़ी के अंदर जो है आप गैर संजीदा माहौल बना के आप इजी हो जाएं। ये तो नहीं करना चाहिए, नंबर 1। बाकी उनसे जो उनकी अपनी ज़ाती तौर पे जो वीडियोज़ हैं उनको उनके ऊपर लोग डिसएग्री करते हैं। मैं पर्सनली नहीं देखता, वो बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए तो वो इतने बड़े स्टार बने फिर गए। लेकिन इसके ऊपर सर अब हमें कॉन्वर्सेशन अब कर लेनी चाहिए कि जी अब कानून जो है वो आया क्या कहता है कि आपने लोगों को आगाह करना है सबसे पहले कि ये चीज़ें नहीं करनी, आपने लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अंडर एज ड्राइविंग का क्या है? अभी तक तो सर ये है कि हम फंस गए हैं लाइसेंसिंग के ऊपर। लाइसेंस बनाना और उसके बाद गाड़ी चलाने का आपस में कोई मेल नहीं है मेरे ख्याल में। अब वो कियोस्क सर बना रहे हैं यहाँ पे पंजाब में कि जी वो कियोस्क लगे होंगे, आप जाएँ वहाँ से लाइसेंस बनवा लें। मेरे तो ख्याल में इतनी ओवर लाइसेंसिंग जो है कि हर शख्स को आप लाइसेंस दे रहे हैं, बस तू ले ले लाइसेंस। ये तो थोड़ा सा सर उसके पास एक चीज़ आ गई अपने बटवे में या अपने हाथ में जिसकी बेसिस पे वो सड़क पे गाड़ी चला सकता है। ये आपने नहीं असेस किया कि उसको आती भी है या नहीं। जी सर देखिए, वो लाइसेंसिंग का तो फ़ायदा ये होता है ना कि ख़जाने में पैसे इकट्ठे होते हैं। अच्छा अब हम ये नहीं कोई इल्ज़ाम लगा रहे कि यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती, प्रॉपर टेस्टिंग करते होंगे, लेकिन बात फिर वही है कि एक शख्स जो कि बिल्कुल ठीक रिवर्स कर लेता है गाड़ी और चला लेता है और रियर व्यू मिरर से गेज कर लेता है जो सारे, और उसको निशान देखने आते हैं सारे, अब वो हाईवे पे नीनो पूरी करेगा, इसका तो कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये एक सरासर बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं वीडियो स्टंट था। उसकी वजह ये है कि टेस्ला से लेकर दीगर जितनी गाड़ियां हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग हैं वो
वो 3 से 4 मिनट 5 मिनट के बाद एक बजर बजा देती है कि अपना दोनों हाथ अपने आप स्टीयरिंग पे रखें, ये बताने के लिए कि आप जाग रहे हैं, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और साइड पे लग जाएगी। सो आप उसमें 4-5 मिनट से ऊपर नीनो नहीं कर सकते। सो ये जो कार्य थे, वैसे भी जब इन्होंने नीनो करनी थी तो साथ एक बंदा बैठा हुआ था जो वीडियो बना रहा था। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर जैसे कि आपने कहा कि सज़ा वाकई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो उससे माशरे में एक तो क्या असर जाता है, दूसरी चीज़ ये कि ये तो आप माशरे को ये भी बता रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो कि आपकी जो मोटरवे पुलिस है वो बिल्कुल नकारा है कि ये देखें हम तो यूं भी कर लेते हैं। सो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, केस हो गया है कि अब इस केस का क्या नतीजा निकलना चाहिए, क्या इनको जेल होनी चाहिए, क्या इनको जुर्माना होना चाहिए, क्या वरना हम कोई और क्रिएटिव सजाएं तजवीज़ कर सकते हैं कि जो ऐसे मौके पर दी जा सके। सर एक तो ये हो सकता है कि जैसे देखें वो जो रजब भट्ट थे, जो अब तो खैर मुल्क में नहीं है, वो उनका मसले तो बहुत और नौयत के हैं, बट उनको एक जज साहब ने बड़ी सज़ा बड़ी ज़बरदस्त दी थी। जब वाइल्ड लाइफ वाला मामला हुआ था, उनको शेयर तोहफा मिल गया, तो उन्होंने कहा था आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रमोशनल वीडियोज़ या सपोर्टिव वीडियोज़ जो भी था, उसका एक मतलब था मंथली आप वीडियो बनाएंगे। सिमिलरली आप इनको भी कहेंगे कि जी अब आप रोड सेफ्टी, प्रॉपर ड्राइविंग एथिक्स और आपके जो भी दीगर मामला जो सड़क के ऊपर आपने तमीज़ अख्तियार करनी है, उसके ऊपर आप डेली या वीकली या मंथली जो भी उसका मैकेनिज्म है बना लें। आपको मैं उस बेसिस पे आपका केस जो है ऑन होल्ड कर रहा हूँ या आपको रिहाई दे रहा हूँ या आपकी कम्युनिटी सर्विस मैंने साइन कर दी। आपने एक भी वीडियो मिस की तो आप वापस आ जाएंगे और फिर मैं आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा, ये जज साहब कह सकते हैं। इसे दो चीज़ें होंगी, एक तो सर आप उसको जुर्माना जितना मर्जी कर लें, ये सैयद-उर-रहमान और डकी साहब जो हैं ये उसको देने से दे सकते हैं, 10 दफ़ा भी दे सकते हैं, इनको इनकी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये वाला एंगल तो निकल गया बीच में से। हाँ, अलबत्ता अगर उनकी जो मीडिया जो वो भेजते हैं सारा अपना ऑनलाइन, उसको आप चेंज कर दें, ना सिर्फ चेंज कर डिक्टेट कर दें, तो फिर उनको सर एक फाइनेंशियल हिट पड़ सकती है जो उस जुर्माने से कहीं ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल यकीन से। देखिए, जेल टाइम एक ऐसी चीज़ है कि हम उसके नज़रियाती तौर पे ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है, मतलब रियासत का इस्तेहकाक है, अगर वो देना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन अगर किसी को बचाया जा सके तो उससे बचाना चाहिए। जुर्माना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हैवी से हैवी होना चाहिए। उसके अलावा अगर कम्युनिटी सर्विस इस तरह की हो जाती है तो उसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट इस वजह से भी पड़ेगा डकी भाई को, क्योंकि अगर डकी भाई के अकाउंट से हर महीने 1 साल तक एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का कंटेंट आना शुरू हो गया ऑन एथिक्स और गाड़ी चलाने के तरीके और ये सारा कुछ, तो उससे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स उनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो आदत ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल कंटेंट देखने की। तो इससे उनको जो है वो एक तो कम्युनिटी सर्विस की कम्युनिटी सर्विस, दूसरा उनको एक फाइनेंशियल हिट। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये सबसे अच्छी सज़ा होगी। एक और इसमें चीज़ कर सकते हैं और वो ये है कि तमाम दीगर शोज़ को, ख़ास तौर पे 11 से 12 जो शोज़ चलते हैं जिसमें कॉमेडी शोज़ होते हैं, जुगतें चलती हैं, उन सबको मोटरवे पुलिस फ़ोन करें या जज साहब फ़ोन करें और उन्हें कहें कि आपने इस स्टोरी को टेकअप करना है और 9 मिनट का एक सेगमेंट जो है सब ने डकी भाई पे जुगतें करनी। वाह, और सर वो जुगते हो जाएंगे सर। हाँ, उससे सिर्फ सर मुझे ये है कि शायद उनकी वैल्यू बढ़ जाए थोड़ी सी, जो जुगते खा के वो एक मसला है सर उसके अंदर सर। और देखिए ये ट्रैफिक वाली चीज़ है ना, उसके अंदर बाकी दुनिया के अंदर ना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो यहाँ पे मुतारफ़ कराया गया है, पॉइंट सिस्टम जो है। आप पॉइंट सिस्टम रखें स्मॉल वायलेशंस पे, कोई इस किस्म की हरकत हो ना जिसमें फिर अदालत या ट्रैफिक पुलिस का अपना परव्यू हो कि जी ये उस कैटेगरी में आती है कि ये अल्टीमेट आपने हरकत कर दी है। 20 पॉइंट आपके पहले के लाइसेंस आपका खत्म हो गया, उसके अलावा ये सिर्फ नहीं आपका, ताकि आप 1 साल तक आपका लाइसेंस हमने रख ली है, आप गाड़ी ना चलाएं, आपकी गाड़ी भी जब्त कर लें। सर दूसरी एक और चीज़ देखें ना कि अगर 20 पॉइंट कंसिडर हो जाए और इनसे आप गाड़ी बेशक ना जब्त करें, आपने लाइसेंस ले लिया, तो 1 साल तक उसका मतलब ये है कि ये गाड़ी पे कंटेंट नहीं बना सकते ड्राइव करते हुए। हाँ। तो ये एक बड़ी फाइनेंशियल हिट है, क्योंकि अक्सर वीलॉगर्स यहाँ पर जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कंटेंट बनाते हैं। तो अगेन इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें अगर सोची जाएं वो डेटरेंस भी साबित होंगी और जेल टाइम से भी बच जाएगा, क्योंकि सर जेल टाइम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर जेल ही होती है, वो कोई करेक्शनल फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ से जब बंदा निकलता है ना वो मजीद क्रोक होकर निकलता है, वो कोई अमूमन कोई बहुत अच्छा शहरी रिहेबिलिटेशन वाले एंगल नहीं है। और दूसरा सर जेल के अंदर किसी को भी भेजना जो है वो एक हुकूमत पे बोझ है। मतलब आप कहें दुनिया भर के अंदर ये होता है कि जितने जेल्स आपके एक्सपेंडेड हों उनके अंदर लोग ढेर सारे हों, हुकूमत वो बिल फुट करना होता है उनका खाना पीना रहना बत्ती बुत्ती सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। और ऐसे लास्टली इसके अंदर अब ये देखें कि यहाँ पे जो है ना गाड़ियों का सिस्टम सारा,
कि जी अब देखिए नया से नया मॉडल आ रहा है, नई तर्ज की हर किस्म की गाड़ी जो है मौजूद है यहाँ पे। SUVs हो जाए, अब तो बड़ी महंगी किस्म की स्पोर्ट्स सेडान्स भी आना शुरू हो गई हैं। अब ये सारी गाड़ियों में करना क्या है? अब आपने गाड़ियों की अफोर्डेबिलिटी ला रहे हैं, लोगों को आप इंकरेज करी जा रहे हैं गाड़ियाँ लें, चलाएँ। मेरा तो सिर्फ ये है कि इस वक्त लाहौर जो है वो शायद कैप्ड है कि जितनी गाड़ी यहाँ पे है उतनी से सिस्टम चल रहा है। ये जितना बदतरीज इजाफा होता रहेगा, तो आपने इस तरह सोचा है कि भाई आपने इन सबको अकोमोडेट कैसे करना है? ये बात कोई कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो सर धड़ाधड़ गाड़ियों के लीजिंग प्लान्स जो है वो बैंक नहीं अब दे रहा, वो गाड़ी वाला खुद दे रहा है। देखिए, अब ये जितने पुल और अंडरपास और सिग्नल फ्री बनती हैं रोड्स, हमें कहा जाता है कि ये जब बन जाएगी तो आप देखना कैसे कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। जब बन जाती है रश वहीं का वहीं होता है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में लोग रिलाय करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे और जिस तरह से इनकरेज करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइक्स ले लें, तो फिर आप सड़कें चौड़ी करते जाएं और सिग्नल फ्री करते जाएं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बाय द टाइम आप ख़त्म हो गए वो करना, आपको पता लगेगा कि इतनी गाड़ियों का इजाफा हो गया है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे शहरों को डेवलप करें। मतलब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जिस तरह का इनफ्लक्स है, क्योंकि और वो बिल्कुल हमको मना नहीं करते, मतलब किसी शख्स को अगर अस्पताल चाहिए तो इधर ही मिलेगा, किसी शख्स को अच्छा स्कूल चाहिए तो इधर ही मिलेगा। तो फिर लोग क्या करें? जो बेचारा थोड़े बहुत पैसे कमाता है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ आ जाता है। तो जिस तरह से अगर आप उन छोटे शहरों को डेवलप नहीं करेंगे और इनफ्लक्स इधर ही रहेगा, तो फिर आप जितनी मर्जी 8 लेन रोड बना लें, आपका कोई फायदा नहीं होगा। इस पर सब पे बैठ के सर एक सोच विचार होना चाहिए। 12 से वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।